नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 10 है। इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 9 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह 9 क्लास देख सकते हैं। तो आज की है 10वीं क्लास, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 350 जूल, बी ऑप्शन है 200 जूल, सी ऑप्शन है 400 जूल और डी ऑप्शन है 150 जूल। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 जूल। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 400 जूल। 400 जूल किस प्रकार से आया है मैं आपको बता देता हूं। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेते हैं। m कितना है 20 केजी, यहाँ पर 20 लिख लेंगे, इंटू g कितना है 10, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, इंटू और h कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और 200 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 400 जूल। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 10 जूल्स, बी ऑप्शन है आपका 100 जूल्स, सी ऑप्शन है आपका 0.01 जूल्स और डी ऑप्शन है आपका 1 जूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 जूल्स। किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी। ठीक है, F कितना है आपका 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, इंटू डी कितना है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो W बराबर 1 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 100 जूल, बी ऑप्शन है आपका 0 जूल, सी ऑप्शन है 98 जूल और डी ऑप्शन है आपका 980 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 0 जूल। 0 जूल किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W बराबर F इंटू डी। क्या होता है भाई W बराबर F इंटू डी। F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 किलोग्राम, हम यहाँ 10 लिख लेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, जीरो है ना। विस्थापन कितना है, जीरो है, क्योंकि जो कुली है वह अपने सिर पर सूटकेस लेकर खड़ा है, उसको आगे लेकर नहीं चल रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ना ही वो उसको खिसका रहा है, धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो जब हम 10 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 जूल, तो कार्य कितना हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन और डी ऑप्शन आपका शून्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा शून्य। अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि क्या होता है कार्य का फॉर्मूला W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अगर मैं इस पे बल लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका जीरो है, विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य है, तो किया गया कार्य मेरे द्वारा क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक है, भले ही मैं उस पर कितना भी बल लगा लूं, अगर उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, शून्य होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 60 जूल, बी ऑप्शन है आपका 120 जूल, सी ऑप्शन है 240 जूल
और डी ऑप्शन है 180 जूल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 240 जूल। किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एम जी एच। यहाँ पर एम जी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, एम जी की वैल्यू है यहाँ पर 120 न्यूटन। कितनी है? 120 न्यूटन। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, कितनी है भाई? 2 मीटर। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख लेते हैं हम। एम जी की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 2। तो जब हम 120 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो ये 240 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य कितना हो जाएगा? 240 जूल। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका शक्ति, बी ऑप्शन है आपका दाब, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी ऑप्शन है आपका बल। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? ऊर्जा कहलाती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य की यूनिट क्या होती है भाई? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है, बी ऑप्शन है आपका उसका मान शून्य होगा, सी ऑप्शन है आपका वह नियत रहेगा और डी ऑप्शन आपका उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो जिस निकाय पर कार्य किया जा रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, बी सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सी एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है और डी अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो क्या कहा है इसने? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई? W बराबर एफ इंटू डी। एफ कितना है यहाँ पर? 10 किलोग्राम, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। और डी 0 है क्योंकि कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या है? वजन लेकर खड़ा है। तो कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा 0, शून्य। ठीक है भाई, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है, बी विस्थापन बल के लंबवत होता है, सी आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता और डी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री और डी ऑप्शन आपका 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा भाई? शून्य होगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई? W बराबर एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। क्या होता है भाई? कोस थीटा। अगर मान के चलो हम एफ की वैल्यू यहाँ पर 20 न्यूटन लिख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इंटू कोस थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू रख लेते हैं हम 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई? वो होता है आपका 0। कितना होता है? शून्य होता है। तो 20 इंटू 2 इंटू 0, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। इस कारण जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का एक भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 50 न्यूटन, बी ऑप्शन है आपका 1/5 न्यूटन, सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका 5 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शून्य। कुली द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ।
उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कार्य का, तो W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा। क्या होता है भाई, कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं F की वैल्यू रख लेता हूँ। F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 500 न्यूटन, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 100 मीटर, तो यहाँ 100 लिख लूंगा मैं, ठीक है, इंटू कोस थीटा। जो आपका कुली है, मान के चलो ये कुली है, ठीक है, ये कुली है, इसके कितना भार है इस पे, 500 न्यूटन, और ये इधर को चल रहा है, ठीक है। तो कुली के और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। कितना बन रहा है ये, 90 डिग्री। तो कोस, अब यहाँ पे हम थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 500 इंटू 100 इंटू कोस 90। कितना लिखूंगा भाई, यहाँ लिखूंगा मैं कोस 90। तो यहाँ पर हम ये ऐसे लिख लेते हैं, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। तो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0, ठीक है। आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। बी ऑप्शन है आपका एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सी सुमन एक पूल में तैर रही है। और डी एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, मान लो ये गधा है, यहाँ पर गधा बना देता हूँ एक बार, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ मैं टेम्परेरी गधा, ठीक है। ये क्या है, गधा है एक, इसके ऊपर यहाँ पर रखा है मान के चलो 10 kg वजन। कितना रखा है, 10 kg वजन रखा है, और ये इधर को चल रहा है, ठीक है भाई। तो गधे के ऊपर जो वजन रखा है ये, और जो विस्थापन हुआ है मान के चलो यहाँ पर कितना हुआ है, 50 मीटर चला है गधा। तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा। क्या होता है, F इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो F की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 10 kg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 50 मीटर हुआ है, इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 90 डिग्री। यहाँ पर हम 90 रख लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 500 हो जाएगा, इंटू कोस 90। तो 500 इंटू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो 500 की मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो गधे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अधातुएं ऋणायन बनाती है। बी ऑप्शन है आपका अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। सी ऑप्शन है आपका धातुएं धनायन बनाती है। और डी ऑप्शन है आपका अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना था आपको कि गलत कथन कौन सा है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अधातुएं क्या बनाती है भाई, ऋणायन बनाती है, ना कि धनायन। धातुएं क्या बनाती है आपकी, धनायन बनाती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था इसने कि गलत कथन बताना है, तो गलत ये है आपका, अधातुएं धनायन बनाती है। अधातुएं क्या बनाती है आपकी, ऋणायन बनाती है, धनायन नहीं बनाती। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उध्रुपातन नहीं है, मतलब सब्लिमेशन नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बर्फ, बी ऑप्शन आपका अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन आपका नेफ्थलीन, और डी ऑप्शन आपका कपूर। तो क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उध्रुपातन नहीं है। तो आपका बर्फ हो जाएगा, ए ऑप्शन। बर्फ क्या है आपका, उध्रुपातन नहीं है। उध्रुपातन क्या होता है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उध्रुपातन बोलते हैं। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो ये सीधा गैस में नहीं बदलेगी, ये किस में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, या गलन बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
तो उद्रुपातन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को उद्रुपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई, बर्फ क्या होती है, ठोस होती है। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो काय में बदलेगी, द्रव में बदलेगी, उसके बाद गैस में बदलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं भाई, गलन। ठीक है, गलन मतलब मेल्टिंग। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बर्फ है वो उद्पातन नहीं है, बर्फ क्या है आपका, गलन है, मेल्टिंग है। जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है, अगर हम इनको गर्म करते हैं, इनको जलाते हैं, तो ये सीधे काय में बदलती है, सीधी गैस में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्रपातन कर सकता है, मतलब सब्लिमेशन कर सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अमोनियम क्लोरेट, बी ऑप्शन है आपका अमोनियम सल्फेट, सी ऑप्शन है आपका अमोनियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फाइड। तो उद्रपातन कौन कर सकता है इनमें से, वो कर सकता है आपका अमोनियम क्लोराइड। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के अलावा भी और कंपोनेंट्स हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड्स हैं जो उद्रपातन कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से है वो। अमोनियम क्लोराइड मैंने आपको बता दिया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आयोडीन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रोसीन है। ठीक है, ये क्या है आपके, ये सभी उद्रपातन प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन कर सकते हैं। आया समझ में आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्फीति दाब, बी ऑप्शन है आपका परासरण, सी ऑप्शन है आपका रिवर्स परासरण और डी ऑप्शन है आपका साइटोलिसिस। तो जल को शुद्ध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिवर्स परासरण। ठीक है, जल को शुद्ध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है आपका यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, सी ऑप्शन है आपका यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है और डी ऑप्शन है आपका यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है। तो विलवणीकरण कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विद्युत विघटन, बी ऑप्शन आपका ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन आपका ओजोनीकरण और डी ऑप्शन आपका ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विघटन कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आसवन या डिस्टिलेशन, बी ऑप्शन आपका उद्रपातन या सब्लिमेशन, सी ऑप्शन आपका क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन और डी ऑप्शन आपका निस्यंदन या फिल्टरेशन। तो सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम उद्रपातन या सब्लिमेशन का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अल्कोहल और पानी, बी ऑप्शन आपका नमक और पानी, सी ऑप्शन आपका तेल और पानी और डी ऑप्शन आपका अल्कोहल में आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेल और पानी। तेल और पानी का जो मिश्रण होता है वो होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, क्या होता है भाई, विषमांगी मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, समांगी और विषमांगी। सबसे पहले हम समझते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में
अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो आपका नमक और जल का जो मिश्रण होता है उसमें से आप नमक और जल को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण है। जैसे अल्कोहल में आयोडीन, ये भी क्या है आपका एक समांगी मिश्रण है। अल्कोहल में पानी, ये भी क्या है आपका एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। चीनी और जल का घोल भी क्या है एक समांगी मिश्रण है। आया समझ में आपको। अब पढ़ने वाले हैं हम विषमांगी मिश्रण को। समझते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका तेल और पानी का जो मिश्रण होता है, ये क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, सॉरी मिट्टी और पानी का मिश्रण क्या होता है आपका, वो भी क्या होता है एक आपका विषमांगी मिश्रण होता है। रेत और पानी का मिश्रण भी क्या होता है आपका एक विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि वो आपस में सही से नहीं मिल पाते, ठीक है। आया समझ में आपको। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। बी, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है। सी, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती। और डी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो आपकी कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है वह कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो जो क्लोरोफिल होता है यह कोशिका के हरित लवक घटक में मौजूद होता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हरित लवक। जो आपका क्लोरोफिल होता है इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है रसधानी और डी ऑप्शन है लवक। तो कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है, वो है आपका लवक। कौन सा भाई, लवक। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है लवक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, मतलब कहाँ स्टोर किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका गोल्जिकाय में, बी ऑप्शन आपका रसधानियों में, सी ऑप्शन है लाइसोसोम में और डी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के रसधानियों में स्टोर किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा रसधानियों में, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका साइटोसोल, बी ऑप्शन आपका कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन आपका सेलुलोज और डी ऑप्शन आपका ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा सेलुलोज, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।